नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े से राजनीतिक बातचीत में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम। अब मोदी जी के रहते तो राजनीति तो उनके इर्द गिर्द होगी, उसके अलावा कोई और आप सोच ही नहीं सकते हैं। और खास करके जब इलेक्शन सामने दिख रहा हो तो मोदी जी के इर्द गिर्द ही वो चाहते हैं सारा नैरेटिव बने। अशोक भाई, ये कल हम सब लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो देख नहीं पाए, उनको थकान वाला लगा, लेकिन मोदी जी का कल भाषण हुआ गणतंत्र दिवस पर। जैसा उम्मीद थी, चुनावी भाषण था, लेकिन उसको कुछ लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी इंडिया कह रहा है कि मोदी जी का विदाई भाषण था, आखिरी भाषण लाल किले की प्राचीर से। और मोदी जी खुद डिक्लेयर कर दिए हैं कि वो अब तीसरा टर्म जीत गए, वो दूसरा मतलब तीसरा इलेक्शन जीत गए हैं, और जीत करके वो मोदी गारंटी गारंटी सब दे रहे हैं। वो कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मैं जीता, अगर आपका वो मिला, वो कह रहे हैं कि मैं तो अब आ ही रहा हूं और मैं ये कर दूंगा। तो आपको कल के भाषण में, क्योंकि मोदी जी ने कल परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, मालूम नहीं क्या क्या बोल रहे थे, जो उनकी पार्टी में पहले देखना चाहिए। एक कल के भाषण पे अशोक भाई टिप्पणी। मोदी जी का कल का भाषण ये दिखा रहा था कि उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने मोदी जी को कई बार सुना है, सैकड़ों बार सुना है। मोदी जी एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, मोदी जी रिपीट नहीं करते चीजों को। कल का भाषण आप यूट्यूब पे फिर से सुनिए तो आपको दिखेगा कि कई जगह वो रिपीट कर रहे थे, अपने आप को बार बार दोहरा रहे थे। वो इस बात से कंफ्यूज थे कि देश को आजादी के इस पर्व पर आने वाले भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें, या आने वाले भविष्य के बारे में कुछ रोड मैप दे, क्योंकि रोड मैप देने की स्थिति में वो थे नहीं। 2014 से वो लगातार हर बार लाल किले के प्राचीर से जो बोलते हैं उनमें से 90% चीजें होती नहीं, या सिर्फ कुछ चीजें इसलिए होती है कि वो दिखाने के लिए होता है कि भाई दिखावटी जो होता है वो होता है। तो ऐसे में उनके पास और कहने के लिए कुछ नहीं था। वो 1000 साल बाद क्या होगा, भारत कहाँ रहेगा, 1000 पहले से शुरू हुए और 1000 साल, ऐसा 2000 साल का एक उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा पीरियड लिया। उनका एक कहना है कि 1000 साल में एक छोटी सी गलती ने हमें गुलामी के इसमें जकड़ दिया, और यदि छोटी गलती कोई अभी करता है तो फिर गुलामी भी चले जाएंगे। तब तो बाहर के आक्रांता थे, तुर्क थे, अफगान थे, मंगोल थे, बाद में पोर्तुगल, फ्रेंच, अंग्रेज, ये सब आए। इनकी गुलामी गुलामी हो सकती है, लेकिन अब तो लोकतंत्र है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। अब यूं ही कोई किसी देश में जाके आक्रमण नहीं कर सकता। रशिया जैसा बलाढ्य देश भी आज यूक्रेन से लड़ने लगा, लेकिन आज भी वो युद्ध 6 महीने से ज्यादा खींच लिया है। अब युद्ध वो वाली स्थिति नहीं रही है जो विश्व युद्ध पहला और विश्व युद्ध दूसरा, या छोटी मोटी लड़ाइयां जब भारत पाकिस्तान का एक 8 दिन का 10 दिन का युद्ध होता है, वो नहीं रहा। तो अब कोई देश किसी देश के अंडर गुलाम होगा, ये बात तो अलग है। हाँ, यदि वो ये कहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा छोड़कर दूसरी विचारधारा वाली सरकारें आएगी तो आप गुलाम बन जाओगे, उनको शायद उन्होंने अपने गुलामी का डेफिनेशन बदला है। यदि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को बिलोंग करते हैं तो आप स्वतंत्र नागरिक हैं। यदि उनका हिंदुत्व मानने से आप इनकार करते हैं तो आप गुलाम हैं। यदि ये परिभाषा है तो इस देश का 65% का मतदाता गुलाम ही है, क्योंकि आपको तो 37% मिले हैं, तो बाकी बचा हुआ जो 63% है वो गुलाम ही माना जाएगा। ये बेसिकली गुलामी का डर लगाकर अपने विचारधारा की गुलामी थोपना चाहते हैं। ये उनका एक लबोलबाब है, और ये एजेंडा 1947 के पहले से चल रहा था। अंग्रेजों का समर्थन इन लोगों ने कई बार किया, दूसरे विश्व युद्ध में किया। ये देश की आज़ादी के खिलाफ लड़ने वाले, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों के खिलाफ ये लड़े। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसमें जाता नहीं, क्योंकि इतिहास जो हुआ वो हुआ। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में
लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद जब संविधान लागू हुआ, आज क्या उस संविधान की रक्षा हम कर पा रहे हैं? जगह जगह संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जहां संविधान के रक्षक न्यायपालिका आपको संविधान के फॉर्मेट से दूर जा रहे हैं इस बात को रेखांकित करते हैं, तो आप अपने बहुमत के मद में संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आप चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में से बाहर रखते हो, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। आप जब चुनाव आयुक्त ये कहता है कि एक सरकार जो लोगों ने चुनी हुई है उनका दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है लोगों के प्रति, मतदाताओं के प्रति, इसलिए काम करने के लिए अधिकारियों पे उनका कंट्रोल होना जरूरी है। तो आप एक दिल्ली शासन एक्ट लाके आप सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलटते हैं। ये आपकी घमंड है जो आपको उस बहुमत ने दिया है। लेकिन क्या आप संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, ये सवाल है। आपने कई लॉलीपॉप, क्योंकि आप पुराने इनके आप 10 साल के, एक हाथ तो प्रोग्राम आनंद जी जब आप एक टॉकाथॉन करते हैं ना एक पूरा दिन भर का, उसमें तो 2014 से लेकर 2023 के प्रधानमंत्री के भाषणों पे करिए आप। ठीक बात कि वो हर भाषण में क्या नया लॉलीपॉप देके जाते हैं। इस बार उन्होंने 1000 साल बाद का भारत दिखाया। उन्होंने 2047 में भारत विकसित होगा, हमारा जीडीपी तब क्या होगा, इसका एक बेहतरीन सपना दिखाया। राजनेता सपना दिखाते हैं, लेकिन दिखाए हुए सपने को यथार्थ में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, ये जब देखा जाए तो क्रियान्वयन यदि आपका शून्य है तो फिर आप सिर्फ बोल वचन देते हैं और कुछ नहीं करते, आप सिर्फ बोलते हैं। जी आपने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस बनेंगे, बॉर्डर के पास वाले गांव को हम अंतिम गांव क्यों कहे, वो पहले गांव है। ठीक है, परिभाषा बदली है। आपने अंतिम गांव की जगह उनको पहला गांव बोलने से क्या उनकी किस्मत बदलेगी? क्या बंबई का मुंबई होने से मुंबई करके किस्मत बदली? क्या प्रयागराज किसी शहर का नाम देने से वहां के लोगों की बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गई? क्या आपने एक राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक तड़का तो लगा दिया, लेकिन जरूरत उस तड़के की नहीं, जरूरत मूलभूत सुविधाओं की है जो उस शहर के लोग वंचित है। तो आपने कहा कि अंतिम गांव नहीं कहो, उनको पहला गांव कहो। महामहिम पहला गांव कहे, बीच वाला गांव कहे, जो आप बोलोगे वो कहें, लेकिन उन गांव वालों की किस्मत कब बदलेगी? आपने कहा वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। याद है आपने 2014 में हर सांसद एक गांव गोद लेगा की बात की थी। आज उसके बाद 2 चुनाव हुए हैं, उस हिसाब से तो हमारे यहाँ से कई हजार गांव आदर्श गांव हो जाने चाहिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वयं गोद लिए हुए गांव की स्थिति कितनी बुरी है। वो जब से गोद लिए तब से गोद में ही है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। वो कुपोषित चाइल्ड बन गया है। सिर्फ बाहर बोर्ड लगा है, इस सांसद ने इसको गोद लिया है, आगे क्या? कुछ नहीं। ऐसे असंख्य उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। तो आपने नई नई योजना, आपने कहा विश्वकर्मा योजना, जयंती पे योजना लाएंगे, 13,000 करोड़ हम देंगे काम करने वालों को। बिल्कुल दीजिए, अच्छी बात है। उसमें उन्होंने ओबीसी शब्द का यूज किया, वो सीधा चुनाव की तरफ डायरेक्ट निकला। बहुत सारे ओबीसी लोग इसमें हैं। हमारे मित्र ने कैलकुलेट किया, अभिषेक ने, कि भाई 75 करोड़ ओबीसी है, 13,000 करोड़ रुपए दोगे तो एक को 186 रुपए आएंगे। सवाल ये नहीं है कि 75 करोड़ लोग सारे आर्टिजन हैं, लेकिन फिर ओबीसी बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको चुनावी तड़का देना है। आपने कहा आप तो आए थे वोट मांगने के लिए, अगला टर्म मांगने के लिए, लेकिन आपका अपराध बोध इतना था, ग्लानि इतनी थी आप में कि आप खुल के वो भी नहीं मांग सके। बस आपने एक डायलॉग मारा कि मुझे और आशीर्वाद चाहिए आपका।
और फिर अंत में आपने खुद ही डिक्लेयर किया कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद मिल गया। और अब मैं अगला भाषण लाल किले पे दूं। आनंद जी, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आऊं और आपको रिक्वेस्ट करूं कि मुझे संपादक की नौकरी चाहिए। मैंने उसके बाद तुरंत आपको ये भी कहना है कि आनंद जी, मैं गुजारिश करता हूं कि आप मुझे संपादक की नौकरी दें, और जैसा कि आपने अभी मुझे दी है और मैं अभी इस चेयर पे बैठ रहा हूं, तो आप जरा चेयर से उठ जाएंगे। ये ऐसा ही कुछ वाकया था, लेकिन वो कंफ्यूज थे, बोले क्या नहीं बोले। विपक्ष की एकता ने कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे लाया है। जी। फिर जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, जब वो परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, जब वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये 3 पॉइंट वो बार बार बोल रहे थे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसी लड़ते हैं, वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं, फिर अपने पार्टी में लाते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, फिर उस भ्रष्टाचार की अटूट कमाई हुई दौलत के साथ उसे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाते हैं। चाहे हेमंत का आसाम में उदाहरण ले या अजित पवार का उप मुख्यमंत्री पद पे उदाहरण ले महाराष्ट्र, ये इनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई है। भ्रष्टाचारियों को गले लगाना, अपने पार्टी में लाकर उनको ऊंचे मंत्री पद देना, ये नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार की लड़ाई है। ये जनता जान चुकी है, लेकिन फिर भी वो बड़े लाउडली बोलते हैं। दूसरी बात परिवारवाद की करते हैं। वो परिवारवाद उनका घूम फिरा के उन तमाम क्षेत्रीय दलों के पास है कि जो इनके साथ नहीं, या गांधी परिवार के पास। अब गांधी परिवार को देश मानता है क्योंकि उनके परिवार ने देश के लिए कुछ शहादत दी है। अब इसमें तुम और आप और मैं तो कुछ कर नहीं सकते, प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब इंदिरा गांधी के शहादत को, राजीव गांधी के शहादत को कौन नकारेगा? इसलिए वो परिवार के लोग आगे नतमस्तक होते हैं, तो इनको लगता है कि ये एक तानाशाही शुरू कर दी। लेकिन फिर जब एनडीए पहली बार बना, बीजेपी को पहले सहयोगी जो 2 मिले थे, शिवसेना और अकाली दल, क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या अकाली दल जब आप मांगते हैं मदद तो परिवारवाद नहीं है? क्या रामविलास पासवान का कुनबा परिवारवाद नहीं है? क्या चौटाला का कुनबा परिवारवाद नहीं है? राज्यसभा में जब आप नतमस्तक होते हो, राज्यसभा में आपको जरूरत पड़ती है तो बीजेडी को कदमों में जाके लेट जाते हो, क्या वो बीजू जनता दल पटनायक का परिवार नहीं है? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपके यहाँ अनुसुईया पटेल, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या राजनीतिक दलों की बात, वाईएसआर परिवारवाद नहीं है? टीडीपी भी परिवारवादी है, वो दामाद है, उनके बेटे नहीं तो दामाद आ गए। तो कुल मिला के परिवारवाद से मुक्ति नहीं है, ना इनको है ना उनको है। तो परिवारवाद बोल बोल के आप अपनी हंसी उड़ाते हैं। उस दिन दुबे जी ने हाउस में भी बोला कि राजनाथ सिंह देखिए कैसे राजनीति में आए हैं, प्रोफेसर थे, आज रक्षा मंत्री बने हैं। लेकिन राजनाथ के बेटे क्या है थे भैया जो एमएलए बने? अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, कुछ नहीं थे। अमित शाह के बेटे जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कैसे बन गए इतने बड़े चेयरमैन? क्या क्रिकेट खेला उन्होंने? परिवारवाद हर जगह है, लेकिन इनको क्या है, इनको इनकी नजर। हाँ, कन्हैया कहते हैं कि उन्होंने यूपीएससी का कोई एग्जाम लिखा था, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। कन्हैया बार बार कहता है कि यूपीएससी का कोई परीक्षा दी थी जय शाह ने, तो सीसीआई के अध्यक्ष बन गए। और दूसरी बात वो जो, हाँ, चंद्रशेखर के लड़के नीरज शेखर उस दिन प्लेकार्ड लेके खड़े थे, परिवारवाद क्विट इंडिया। मतलब नीरज शेखर, चंद्रशेखर का घोर अपमान है नीरज ने ऐसी तख्ती उठाना। चंद्रशेखर ने कभी ऐसा परिवारवाद पे खिलाफ बोला नहीं होगा। अजित पवार आपको चलता है, वो भी तो परिवारवादी है। नारायण राणे, उसका पूरा कुनबा राजनीति में है, वो तो परिवारवाद है। मतलब मैं ऐसे गिनाने लगूं, आपके पार्टी के जो मंत्री है वीके पाटिल, राधाकृष्ण वीके पाटिल, वो भी तो परिवारवादी है। ऐसे असंख्य परिवार भरे हुए हैं, लेकिन फिर जब वो बोलते हैं तो जनता हंसती है, फिर वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। अशोक भाई, यूपी और महाराष्ट्र के आप किसी लीडर को ले लीजिए करंट, सबके पिताजी कहीं ना कहीं आरएसएस से आएगा, तो किसी लीडर को आंख बंद करके कोई लीडर पे हाथ रख दीजिए। अरे भैया, रविशंकर प्रसाद भी तो परिवारवाद का ही प्रोडक्ट है। अब आप छोड़िए उसको, अब आप आइए तुष्टीकरण पे। तुष्टीकरण क्या होता है? आप किसी एक
सेक्शन को प्रमोट करते हैं, वही तुष्टीकरण है। तो कांग्रेस ने अभी तक मुसलमानों का प्रमोट किया, ये तुष्टीकरण कांग्रेस पे आरोप है। तो आप कहाँ देश को साथ में लेके चल रहे हो? आप भी तो हिंदुओं को प्रमोट करके आप हिंदुओं के प्रति तुष्टीकरण कर रहे हो। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा खेल है, ये ना परिवारवाद पे इनके पास नैतिकता है बोलने की, ना भ्रष्टाचार पे बोलने की नैतिकता है, ना तुष्टीकरण पे बोलने की नैतिकता है। तो अनैतिकता के बल पे जब आप बोलते हो तो आप शेकी हो जाते हो, वो दम नहीं रहता बोलने में, क्योंकि नैतिकता का बल नहीं है आपके पास। आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये डायलॉग 5 बार बोला, लेकिन किस बहुजन हिताय आपने कौन सा काम किया जरा बता दें, और उससे कितने बहुजन सुखाए हो गए ये बता दें। आपने अडानी अंबानी हिताय, मोदी मोदी सुखाए इसके लिए काम किया है। अशोक भाई, इस भाषण का पोस्टमार्टम करूं तो ये 90 मिनट के भाषण पे आप 180 मिनट बोल सकते हैं जी। अशोक भाई, इतना बेबाकी से झूठ बोलते हैं। और पहले क्या था, एक झूठ पहले बोलते थे, दूसरी बार दूसरा झूठ बोल के फोकस चेंज करते थे। इस बार ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, अरे झूठ का एक्सटेंशन, सिक्वेल ऑफ द झूठ, पार्ट 1 झूठ पार्ट 2। अब ये कौन सा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताता हूं आपको। पार्ट 1 ये था कि जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए जेनेरिक दवाई मिलेगी। मैं इन्हीं के गुजरात में गया था, अभी एक जन औषधि केंद्र पे गया, वहां मक्खी मार रहा है आदमी, कोई भी पर्चा लेके जाता था, बोले औषधि हमारे पास नहीं है। ये जन औषधि केंद्र की स्थिति है अभी। और ये कहते हैं 10,000 जन औषधि केंद्रों में से 20,000 करोड़ का सेविंग हुआ। इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए 20% भी प्रॉफिट होगा या 20% ज्यादा कमाते होंगे ये, तो 1 लाख करोड़ का सेल हुआ है 10,000 दवाइयों के उसमें। ये देश कितना बीमार है ये सिर्फ 10,000 केंद्र बताते हैं। ये जन औषधि केंद्र कितने चल रहे हैं ये बताते हैं। मक्खी मारने वाला आदमी इतने करोड़ों का टर्नओवर करता है तो क्या सेल होगा। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं 75,000 चालू करने वाला हूँ। जो 10,000 चल रहे हैं वो तो ठीक नहीं चल रहे, और 75,000 चालू करने वाले हैं। वैसे गांव वालों को तो अभी तुम घर दे नहीं पाया आप, अब शहरों के लिए घर का लॉलीपॉप दे दिया। ऐसे असंख्य बातें हैं। नेता हमेशा सपने दिखाता है। और हमारे यहाँ तो मैंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मनमोहन देसाई होते थे, उनकी पिक्चरें सेट फार्मूले पे आती थी कि बचपन में 3 भाई बिछड़ जाते थे या 2 भाई बिछड़ जाते थे, फिर बड़े होके मिलते थे। निरूपा राय उनकी माँ होती थी, मोस्ट केयरलेस वुमन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। हर पिक्चर में बच्चे खो देती थी बेचारी। वो फिल्म आप जब बैठते थे मनमोहन देसाई की, तो आप प्रेडिक्टिव होते थे कि एंड में क्या होगा। लेकिन एंटरटेनमेंट थे, लोगों को सपने में घुमा के लाते थे। 3 घंटे बड़े सेट, गाने बजाने, धूम धाम मारा कुटी, लोग खुश होकर निकलते थे। 3 घंटे आदमी एंजॉय करता था। प्रधानमंत्री जी ये राजनीति के मनमोहन देसाई है। वो हर साल आते हैं लाल किले पे, और एक वही प्रेडिक्टिव भाषण करके एक नए लॉलीपॉप थमा के उस भाषण का एंड करके चले जाते हैं। जी सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में बोला, मणिपुर मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जब कुछ हत्याएं होती है तो उसका दर्द महाराष्ट्र में होता है, ये मेरा देश एक है। उत्तराखंड में भूचाल आता है तो केरल में तकलीफ होती है। यकीनन ये देश 1947 से आज ऐसा ही है। चाहे हमारे केंद्र के नेता बदलते रहे, राज्य की सरकारें बदलती रहे, लेकिन लोगों के दिलों में कभी वो अपनापन बदला नहीं। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने। लेकिन मेरा तो छोटा सा प्रश्न था मेरे प्रधानमंत्री जी से कि जब मणिपुर से दुख निकलता है और महाराष्ट्र पहुंचता है, उसके बीच में दिल्ली में तो पानी पीने के लिए रुकता है, चाय पीने के लिए रुकता है। तो दिल्ली के नेताओं को वो क्यों नहीं समझ में आता है? महाराष्ट्र के लोगों की दिलों में दर्द उठा, दिल्ली के सत्ताधीशों के दिल में दर्द क्यों नहीं उठा? 3 महीने तक मेरे प्रधानमंत्री मौन क्यों रहे? और जब उनको पीड़ा हुई, घृणा हुई, तो उसकी परिणति आगे क्या? सिर्फ घृणा और पीड़ा होकर आप चुपचाप बैठ गए। आप इस देश के सामान्य असहाय इंसान नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं साहब। पूरा देश आपके साथ है।
ऐसे में आप यदि सिर्फ पीड़ा और घृणा के साथ चुप बैठेंगे तो फिर ये देश का क्या होगा? लोग सवाल पूछते हैं। जी अशोक भाई एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा पानी बह गया है तो लोग भूल गए हैं, लेकिन जब हम लोग ने अंतिम किया था उस समय तक वो बात नहीं हुई थी। मैं एक छोटी टिप्पणी, राहुल गांधी का वक्तव्य मेरे हिसाब से सधा हुआ, और जैसा हम और आपका भी कहना था कि भाई अडानी से फोकस हट जाएगा अगर वो अडानी की बात करेंगे, लेकिन अडानी को भी उन्होंने जिस तरह से लपेटा उसमें, और उसके बाद उस दिन स्मृति ईरानी का फ्लाइंग किस का एपिसोड, इस दोनों पे एक संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि ये टिप्पणी भी लोगों को समझना जरूरी है। राहुल गांधी का वक्तव्य और फ्लाइंग किस का आरोप। देखिए, राहुल गांधी का वक्तव्य जब राहुल गांधी ने शुरुआत की तो मुझे भी लगा ये कहीं डिफोकस तो नहीं हो रहे, लेकिन पहले 1-2 मिनट के बाद उन्होंने फिर मणिपुर को सामने रखा। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे था और उन्होंने मणिपुर पे जिस एग्रेसिवली बात की, उससे एक बात तो पता पड़ गई कि ये सिर्फ रोड पे घूमना नहीं जानता, ये रास्ते की भी लड़ाई जानता है और संसद की भी लड़ाई जानता है। जब स्पीकर महोदय ने कहा कि मेरी भारत माता की हत्या हुई, उन्होंने कहा कि भारत माता हम सबकी माँ है, आपको थोड़ा उसके बारे में सोच के बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी माता की मृत्यु हुई है, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं, इसमें कौन सा अनादर कर रहा हूं मैं, और मेरी माता की हत्या रही है बैठे, आपने मेरे माँ को मारा। क्योंकि मणिपुर की जनता भी भारतीय है, वहां भी मेरी भारत माता का वास है और कण कण में भगवान तो मेरे यहाँ संस्कृति है। तो ये उनका जो भाषण था वो आम आदमी जनता को अपील कर गया, मतदाताओं को अपील कर गया। प्रधानमंत्री का उत्तर तो उसके बाद गोल गोल जिलेबी घुमा रहे थे। वो मिजोरम में क्या हुआ ये बता रहे थे, लेकिन मणिपुर में अब क्या हुआ वर्तमान, प्रधानमंत्री जी की खासियत है, जब वर्तमान के सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते तो वो सीधे उठ के इतिहास में जाते हैं और भविष्य के बारे में लॉलीपॉप थमाते हैं। ये सेट फॉर्मेट है प्रधानमंत्री जी। वर्तमान से भागते हैं क्योंकि वर्तमान वो है जो कल इतिहास होने जा रहा है और ये इतिहास अपने इतिहास का काला पन्ना होगा। मणिपुर में जो 3 महीने से अभी भी हो रहा है, वो हम ये नहीं कह सकते कि मणिपुर में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी मणिपुर चल रहा है, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि हम चर्चा जो अभी लैंडस्लाइड हुआ हिमाचल में, भारी तादाद में लोगों की जनहानि हुई, हमारी संवेदना है उनके प्रति, हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मणिपुर से जो खबरें आज आ रही है वो भी भयावह है, वो कोई शांति स्थापित करने वाली नहीं। इस स्थिति में आज भी मणिपुर है और प्रधानमंत्री मणिपुर जी से बात नहीं करना चाहते। नहीं, इतने इंपॉर्टेंट और संवेदनशील मामले में जब स्मृति ईरानी फ्लाइंग किसेस जैसी बातें करती हैं तो वो मतलब वो भर्सना नहीं होनी चाहिए। वो क्या बात कर रहे हैं? आनंद जी, स्मृति ईरानी जी बाय डिफॉल्ट मंत्री है, उनकी जगह सही मायने में मुंबई है। वो बहुत अच्छी अदाकारा है, जो स्क्रिप्ट लिखा दिया जाता है उस पर वो बोलती है। कभी तुलसी ने ये नहीं कहा कि अपनी गरीबी भी आ गई तो मैं सिल्क की साड़ी क्यों पहनूं। उनको जो कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं वो पहनते हैं और जो रोल दिया जाता है उसमें वो अदाकारी करती है। उन्हें अभी रोल दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलो और जो स्क्रिप्ट दिया जाता है बेचारी बोल देती है। मुझे तो उन पे दया आती क्योंकि जब उनके बेटी को लेके कुछ गोवा के रेस्टोरेंट का हुआ तो उन्होंने एक अफिडेविट गलत दे दिया हाईकोर्ट, उनके डिग्रियों को लेके सवाल है। लेकिन मेरा यही मानना है कि भाई आप अच्छे अदाकारा है, मैं उनके एक्टिंग का कायल हूँ, पूरा देश कायल था और उन्होंने तुलसी का रोल अदा किया था। तो तुलसी की जगह आंगन होती है, प्रांगण में होती है, घर के अंदर नहीं जी। तो गलती से लोगों ने घर के अंदर लाया। चांदनी चौक के लोगों ने तो समझ लिया था कि ये तुलसी प्रांगण में ही होनी चाहिए। अब अमेठी के वहां पे लोगों ने नहीं समझा उसको, शायद फिर से प्रांगण में आ जाए। लेकिन उनके आरोपों को मैं कभी सीरियसली लेता नहीं। जैसे मैं कोई भी फिल्म देखने जाता हूं तो फिल्म का एक्टर जो डायलॉग मारता है जी, मैं व्यक्तिगत रूप से कई विलन्स को मिल चुका हूं, मैं रंजीत को मिल चुका हूं, मैं प्रेम चोपड़ा जी को मिल चुका हूं। इनके जब आप व्यक्तिगत व्यवहार देखते हैं तो इतने शालीन व्यवहार होता है, प्राण साहब बेहतरीन शालीन और सज्जन पुरुष थे। अजीत बेहतरीन शालीन और अजीत पुरुष थे। लेकिन जब अदाकारा विलन का काम करता है तो वो घृणा पैदा होती है।
तो वो अभी बेचारी जो कर रही है, उसको एक रोल दिया है, वो रोल अदा कर रही है, और जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो पढ़ती है बेचारी, सही या गलत। जी अशोक भाई, ये जो एक छोटी रियल दुनिया से लोग आते हैं, रियल दुनिया में अक्सर ऐसे हादसे उनके साथ होते हैं। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया कि नहीं दिया, ये सब वीडियो पे है। आप फ्लाइंग किस से, राहुल के तथाकथित फ्लाइंग किस से इतने लोग आहत हो गए हैं। उस महिला का विचार कीजिए जिसे नग्न करके परेड किया गया हो, सबके सामने सामूहिक व्यभिचार जिसके साथ किया गया हो, उस महिलाओं को क्या पीड़ा हुई होगी। इस पीड़ा, उस पीड़ा की मैग्नीट्यूड, उस पीड़ा की क्या डिग्री में पीड़ा हुई, ये समझने के लिए स्मृति ईरानी को एक फ्लाइंग किस से इतनी पीड़ा हुई, तथाकथित को भी फ्लाइंग किस से इतनी पीड़ा हुई, तो उन मेरी बहनें, मेरी बेटियों के साथ जो हुआ मणिपुर, उनको कितनी पीड़ा होगी। उस पीड़ा के लिए आप क्यों नहीं आंदोलित हुए? आप तो महिला बाल विकास मंत्री हैं, फ्लाइंग किस से आंदोलित होते हैं, वो भी तथाकथित। और यहाँ तो पीड़े का वीडियो आया बाहर मार्केट में, उसके बाद भी आप आंदोलित। सिर्फ आपका दिल दर्द करता है, आप अपनी सरकार को नहीं पूछते। आपने गृह मंत्री को पत्र नहीं लिखा, महिला बाल विकास होने के नाते, मंत्री होने के नाते। आपने प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा, आप कैबिनेट के एक मेंबर हैं, आपको अधिकार है कैबिनेट में बोलने का। क्या किसी मीटिंग में आपने बोला कैबिनेट के कि प्रधानमंत्री जी, जो महिलाओं के साथ मेरे हो रहे हैं, मेरे बहनों के साथ, बेटियों के साथ, वो असह्य नहीं है, आपको तुरंत एक्शन लेनी पड़ेगी। वहां तो आवाज नहीं निकलती आपकी। ये सारा नाटक इतना मुंह पे गिर गया है ओंधा कि अब ये फ्लाइंग किस का जवाब देते देते बेचारी परेशान हो जाएगी। जी अशोक भाई, एक बहुत छोटी टिप्पणी, बहुत ही छोटी, क्योंकि ये जो कैग की अभी रिपोर्ट आई, और कैग ने तो बिल्कुल उधेड़ के रख दिया है। 1 किलोमीटर बनाने में, जो द्वारका में बन रहा है दिल्ली के पास, 235 करोड़ रुपया पर किलोमीटर। उसने कहा है कि अनाप शनाप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, हर चीज में धांधली है। एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कैग, अपने ही कैग पे अगर ये एक्शन लें तो। नहीं, बिल्कुल। कैग ने आज ये भी बताया है कि एक ही नंबर पे कितने लोगों ने वो फैसिलिटी अवेल की है। और आज तो एक नई खबर मैंने पढ़ी सीएजी की कि करीब करीब ऐसे हजारों करोड़ रुपए का क्लेम मरे हुए लोगों के नाम पे दिया गया है। जी जी, ये आयुष्मान भारत पैसा लिया गया है, धांधलियां हुई है। मैंने, जो मेरे सोर्सेस है नितिन गडकरी के मंत्रालय में, उनको मैंने इस बारे में पूछा। उन्होंने मुझे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, वो हाईली टेक्निकल है आनंद जी। मैंने वो एक्सप्लेनेशन उनको फिर वापस भेज दिया। मैंने कहा कि मुझे तो ये अभी भी समझ में नहीं आया, या तो ये घपला हुआ है, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, या नहीं हुआ है तो एक लेमेंस लैंग्वेज में हमें बताने का प्रयास करें कि 18 करोड़ के 250 करोड़ के ऊपर कीमत कैसी गई बाकायदा। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज शाम तक मुझे वो देंगे। यदि वो नहीं दिया तो फिर इस रोड का भी पोस्टमार्टम हम करेंगे। मैं हर एक को जगह जरूर देता हूँ, बाकी जगह तो कोई सुनता नहीं है। इनके यहाँ तो पहला एक मंत्री देखा मैंने कि सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया खुद का, और एक डिटेल प्रेस रिलीज जारी किया। लेकिन वो प्रेस रिलीज सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं स्वयं ही कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे 10 जगह दिखती है डाउट्स की। तो मैंने वो तुरंत बाइज्जत वापस किया। मैंने कहा कि ये ठीक नहीं, मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आया। जी। ये जो आप कह रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप आरोप अलग है, आप कह कुछ रहे हो, ये मैच नहीं कर रहा है। आप इसको मैच करके यदि हो तो बताइए, नहीं तो एक्सेप्ट करिए कि आप क्या घपला हुआ है, और जिसने किया है उसको पेनलाइज करिए। सीधी बात है। तो सीएजी रिपोर्ट जो है, इसमें मुझे 2-4 एंगल भी दिखते हैं। सीएजी में कुछ मेरे मित्र मंडली है, तो मैं उनसे भी पीछे लगा हूँ। हालांकि 2 दिन से तो फोन नहीं उठा रहे थे। मुझे आशा है कि आज मेरे व्हाट्सएप कॉल का जवाब मिलेगा कहीं ना कहीं, और मुझे पता पड़ेगा कि अंदरूनी राजनीति भी क्या है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट यदि ये यूपीए सरकार होती तो आज बीजेपी रास्ते पे उतर आ चुकी होती। वर्तमान विपक्ष इतना कमजोर है, सीएजी स्वयं रेखांकित कर रहा है भ्रष्टाचारों को, और विपक्ष चुप है। हमारा सवाल पूछना एक जिम्मेदारी बनती है, सरकार को सवाल पूछते हैं
तो हमको विपक्ष को भी पूछना पड़ेगा कि आप हैंड इन ग्लोव्स हो क्या? जी, क्या इस रोड के ठेके में सभी ने पैसे खाए हैं क्या? खाए हैं विपक्ष जो को भी आप माल चुप मिला है क्या, जो आप चुप हैं? जी ये सवाल तो जी, उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल अशोक भाई, क्योंकि प्रश्न तो चुप्पी पे भी लेना होगा, क्योंकि जो चुप है वो कहीं ना कहीं उसकी सहमति या तटस्थ, जिसको कहते हैं तटस्थ, नहीं रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अब अगले हफ्ते तक शायद कुछ और खुलासे हो चुके होंगे। थैंक यू। धन्यवाद।